नमस्कार सभी साथियों के लिए स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रीट की प्री तैयारी या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, एक एक चैप्टर को विस्तार से बता रहा हूं। तो आप लोग हमारे इस निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल को एक बार यूट्यूब पे जाकर के सर्च करो और पता करो कि इस पर कैसी क्लासें चल रही हैं, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मत पढ़िएगा। और हम बात करते हैं आज की यूनिट नंबर 3 पर आते हैं, बच्चे और बचपन। प्रथम वर्ष का पहला पेपर है। पहले पेपर के अंदर हमारी 7 यूनिट है साथियों, और 7 यूनिट का हम पूरा विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। और देखिए, इसको पढ़ाने का टारगेट मेरा एक ही है। आप लोगों के पास वैसे तो बहुत सारी सीरीज़ पड़ी हुई हैं, सब पढ़ना जानते हैं, लेकिन अब इसको पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग अगर उन सीरीज से नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप अपना टाइम निकाल करके 30 मिनट इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका हर यूनिट का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने पढ़ाई की है अथवा नहीं की है। आपको ऐसा ही महसूस होगा कि हमने एक बार तो सीरीज़ को कम से कम पढ़ ही रखा है। तो आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए पूरा सेशन ये समझ लीजिए कि आपको पूरा यूनिट पढ़ाए जाएंगे, पूरे सभी पेपरों के, चिंता नहीं करें। इसलिए आप रेगुलर देखते रहें और मैं इनमें एक मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद 5 सितंबर को एक नवीन घटना आएगी आप लोगों के सामने, और एक नया मैं आपको फिर से गिफ्ट लेकर के आऊँगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप लोग 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन फर्स्ट ईयर वाले तैयार रहें। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सभी पढ़ने हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन प्रश्नों पर मैं स्टार लगवा दूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस बार आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। वैसे तो मैं भगवान नहीं हूँ, बट हर एक टीचर का या आपके भाई बड़े बहन जो भी आपका सीनियर आपको कोई गाइडलाइन दे रहा है तो उसका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों के लिए कुछ बेटर से बेटर वो आपको बताए, आपका उचित मार्गदर्शन करे। यही आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ और आपके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, और अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग मत पढ़िएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप लोगों की सोच है, आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है वो विकास कहलाता है। तो विकास की इस परिभाषा को किसने दिया था? आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स ड्रेवर ने दिया था। याद रख लेना, क्वेश्चन अच्छा है ये इसलिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई कि एक कोशिका शिशु रूप में विकसित होती है कितने? 9 महीने में। भाई एक बच्चे का जन्म गर्भाधान से लेकर के, और बच्चे का जन्म कितने दिन में होता है? 9 मंथ में होता है। कितना होता है? 9 मंथ में होता है। ये आप लोगों को याद रखना, यानी कि 270 से लेकर के 280 दिन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। 270 से लेकर के 280 दिन के बीच में बच्चे का जन्म हो जाता है। अगला है, विकास की व्यवहारवादी विचारधारा में किन कारकों को विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना है? तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारा? पर्यावरणीय कारक। 2 कारक होते हैं यहाँ पर व्यवहारवादियों के अनुसार। पहला होता है वंशक्रम यानी वंशानुगत यानी हेरिडिटी, और दूसरा कारक बताया उन्होंने एनवायरनमेंट। तो 2 ही कारक बताए थे व्यवहारवादियों ने। वाटसन साहब इसके मुख्य रूप से व्यवहारवादी के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने पर्यावरणीय कारक और वंशक्रम कारकों को महत्वपूर्ण भूमिका बताने के लिए कहा था कि विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वंशक्रम और पर्यावरण निभाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कौन है? तो यानी कि आपको याद रखना है 2 व्यक्तियों के नाम मुख्य रूप से याद रखने व्यवहारवादियों में। पहले का नाम है वाटसन, दूसरे का नाम है BF स्किनर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ये दोनों ही वैज्ञानिक क्या हैं? मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी जनक हैं। जैव परिपक्वता के सिद्धांत के अनुसार विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित हो रहा है? तो बताओ जल्दी से। जैव परिपक्वता के अनुसार मैंने आपको अभी बताया था कि विकास को प्रभावित करने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? एक तो वंशानुगत है, दूसरा पर्यावरणीय है। अगर आपको पूछा जाए जैव परिपक्वता के सिद्धांत के आधार पर तो आंसर होगा आपका वंशानुगत, और बाहरी कारकों में पूछा जाए तो पर्यावरणीय कारक आएगा आंसर। आ गया समझ में? इसलिए राइट आंसर कर लो अनुवांशिक। देखो, पढ़ने का तरीका होता है, ये तो आपके पास सीरीज़ भी पड़ी हुई है, सब कुछ है पढ़ने के लिए, बट पढ़ने का तरीका आपको अगर एक बार आ जाए या किसी चीज़ को समझा दिया जाए तो वो आप लोग जल्दी से भूल नहीं पाते हो। आपका ज्ञान थोड़ा अधिगम जो है स्थायी हो जाता है, ठीक है ना भाई। इसलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है
वातावरणीय उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध द्वारा हम उन बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये विचारधारा किसकी थी भाई? ये विचारधारा किसकी थी? क्या व्यवहारवादी थे, जैविक परिपक्वतावादी थे, संज्ञानात्मक विकास थे? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? व्यवहारवादियों का ये मत था। व्यवहारवादी लोगों का ये मत था कि वातावरणीय उद्दीपक प्रक्रिया संबंध द्वारा हम बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चा वातावरण से जो भी कुछ सीखता है ना, अनुकरण करके सीखता है। तो वातावरण इंपॉर्टेंट माना गया था उनके द्वारा, ठीक है ना, बाह्य कारकों के अंदर। तो आंसर हो जाएगा व्यवहारवादियों का मत था। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किससे संबंधित हैं? बताओ, जीन पियाजे ने तो एक ही विकास का सिद्धांत दिया ना, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कौन सा दिया था? संज्ञानवादी कौन थे? ये मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो, स्टेनले हल और अर्नाल्ड गैसेल, ये दोनों व्यक्तियों ने कौन सा सिद्धांत दिया था? याद रखना, जैविक परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। समझ में आ गया? अर्नाल्ड गैसेल और स्टेनली हॉल, ये दोनों भाई, इन्होंने जैविक परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। तो ये आप लोगों को याद रखना। और इन्होंने बताया था, क्या बताया था? कि विकास जो होता है वो कैसा होता है? बहुत तीव्र गति से होता है। तो इन्होंने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? एक दूसरा त्वरित विकास का सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया था। देखो, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ो आप लोग रीट में साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, तो वही साइकोलॉजी का पेपर है ये समझ लीजिए। इसलिए थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, जीन पियाजे हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बताया था और विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। लेव बायोगस्की किससे संबंधित है भाई? तो लेव बायोगस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया भाई? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये दिया था जॉन प्रॉक्सिमल। ZPD सिद्धांत भी याद रखना, कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में। लेव बायोगस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो भाई ZPD विकास सिद्धांत होता है, यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीखना एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जहाँ पर आपको सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दिख जाए तो ये बात हमेशा किसकी थी भाई? याद रखना, लेव बायोगस्की की थी। तो लेव बायोगस्की का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये विकास का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। प्रश्न को कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक नवीनतम विचारधारा, यानी कि ऐसा कौन सा सिद्धांत था जो सबसे बाद में आया था मनोविज्ञान के क्षेत्र में? तो वो लेव बायोगस्की का ही आया था साथियों। कौन सा था? लेव बायोगस्की का ही सिद्धांत आया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब आपको याद रखना है, विकास के कुछ आपको सूत्र मैं बता रहा हूँ, विकास कैसा होता है। देखो, विकास के बारे में हम आगे बात भी करेंगे, विकास और अभिवृद्धि में अंतर भी समझेंगे, ठीक है ना। विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्न अच्छे बनते हैं इस यूनिट से। तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कहने का मतलब, बच्चा पहले नॉर्मल क्रिया करता है, उसके बाद धीरे धीरे कुछ अजीब प्रकार की क्रिया करने लगता है, यानी विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ने लगता है। विकास का सिद्धांत है ये, याद रखना। तो विकास किस ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ने लगता है। तो राइट आंसर। और कैसे बढ़ता है? देखो, सरल से कठिन की ओर बढ़ता है। पहले सरल चीज़ों को करेंगे, फिर कठिन चीज़ों को करेंगे। सूक्ष्म से विस्तृत की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। अमूर्त से अमूर्त की ओर होता है विकास। तो ये जो विकास के सिद्धांत है ना, ये इसमें राइट आंसर ये होगा। कारण क्यों है? क्योंकि इसमें मूर्त से अमूर्त दे रखा है। विकास मूर्त से अमूर्त नहीं होता। कैसा होता है? अमूर्त से मूर्त होता है, सरल से कठिन होता है, सूक्ष्म से विस्तृत होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। ये विकास की विशेषताएं याद रखना भाई। ये विकास के सूत्र होते हैं जो आप लोगों को याद रखने। समझ में आ गया भाई? तो राइट आंसर इनमें से केवल यही सही है, सामान्य से विशिष्टता की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास कैसी प्रक्रिया है भाई? विकास तो एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी है? अविराम प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है विकास भाई। अभिवृद्धि तो रुक जाती है एक समय के पश्चात में। जैसे ही अभिवृद्धि कहाँ से चलती है? जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक। आप जवान हो जाओगे उसके बाद आपकी लंबाई थोड़ी बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब अभिवृद्धि रुक जाएगी। लेकिन विकास आप पूरे जीवन भर तक कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हो। विकास तो आपका होता ही रहेगा। विकास का मतलब मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है ना।
तो ये सारे प्रकार के विकास के जो मूलभूत चरण हैं वो हमारे जीवन भर में अनवरत रूप से चलते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब कंटिन्यूअस है। विकास कैसा है, एक सतत प्रक्रिया है, अविराम प्रक्रिया है, जीवन में हमेशा चलता रहेगा। आ रहा है समझ में। उसके बाद में भाई यौन प्रभावित करता है। तो यौन तो आप लोग जानते हो, जब आप लोग किसी के साथ सेक्सुअल पोजीशन बनाओगे, ठीक है ना, तो वो आप लोगों को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करेगा, शारीरिक रूप से भी नुकसान होगा और भावात्मक विकास को भी ठेस पहुंचाएगा। तो ये आपको यौन जो सेक्सुअलिटी आप लोगों के पोजीशन आती है अपने किशोर अवस्था में, तो ये आप लोगों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर प्रकार से आपको ये नुकसान पहुंचाती है सेक्सुअली पोजीशन। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। जन्म के बाद सबसे पहले जो विकास विकसित होता है वो क्या होता है? भाई जन्म के बाद जैसे ही जन्म होता है ना, तो सबसे पहले तो बच्चे का सिर बनेगा, गर्दन बनेगी, मुख बनेंगे। तो ये सब के सब डेवलप होते हैं, आप लोग जानते हो अच्छे से। बच्चे का ऐसा थोड़ी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका मुख नहीं आता, बताओ, मुख बाद में होगा, ऐसा नहीं। सिर नहीं आता है किसी का, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी अंग नहीं आएगा तो बच्चा मृत पैदा होगा, आप लोग जानते हो। तो जन्म के बाद में ये सारी चीज़ें बच्चे के पास में आती हैं, ठीक है ना, इसलिए उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बच्चों के ज्ञानात्मक पहलू से संबंधित कौन सा है? बच्चों का ज्ञानात्मक पहलू की जब बात की जाती है ना, इसका मतलब आप लोग संज्ञानात्मक ले जाना। ज्ञानात्मक को संज्ञानात्मक क्यों कहते हैं, ठीक है ना। ज्ञानात्मक को संज्ञानात्मक भी कहा जाता है। कॉग्निटिव, क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने। ओके, किसने किया था? जीन पियाजे ने इसका प्रतिपादन किया था। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। भाई बालक का विकास प्रारंभ होता है। बालक का विकास तो गर्भावस्था में ही हो जाता है। एक बात बताओ, जिस दिन हमने गर्भ धारण किया, माने जिस दिन भी गर्भ धारण किया था, उसकी 9 अवधि के पश्चात क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। तो क्या 9 महीने के बाद ही बच्चे का विकास होगा? नहीं, विकास तो माँ के पेट में भी हो रहा है, उसका डेवलपमेंट उसके गर्भ में भी हो रहा है, माँ के में। इसका मतलब गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है विकास का आरंभन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। बाल्यावस्था कब से कब तक मानी गई है? भाई बाल्यावस्था की उम्र याद रखना 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में मानी गई है, कई साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है ना। वैसे बाल्यावस्था जो होती है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ये 2 से 12 वर्ष ही दिखाया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, ये जो कथन आपको दिया था 2 से और 12 वर्ष तक जो अवस्था मानी थी बाल्यावस्था, वो रूसों ने मानी थी, इसलिए यहाँ पर रूसों का ये ऑप्शन दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे ना, मैंने निर्मल क्लासेस करौली चैनल पर आपको साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ाया, एक बार जा करके पढ़ेंगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा भाई। समझ में आ रहा है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था को शालापूर्व समय भी कहा जाता है? यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा विद्यालय नहीं जाता। विद्यालय जाने से पहले की अवस्था कौन सी होती है भाई? कौन सी होगी? पूर्व बाल्यावस्था होगी। बाल्यावस्था में तो बच्चा क्या करेगा? देखो, बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की, समझ में आया। 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की अवस्था जो होती है, बाल्यावस्था जो है हमारी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताई गई है, ठीक है ना। किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा 3 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष भी बताई गई है। ये हर व्यक्ति का अलग अलग मत था। इसलिए अब आप बताओ, बच्चा 5 वर्ष का विद्यालय जाएगा तो विद्यालय जाने से पहले उसकी उम्र कितनी होगी? 5 से कम। तो इसका मतलब 3 वर्ष से लेकर के 10 के बीच में बाल्यावस्था आ रही है। तो विद्यालय पूर्व की अवस्था 3 वर्ष हो गई ना, तो 3 वर्ष हो गई, इसका मतलब विद्यालय पूर्व की अवस्था। विद्यालय पूर्व की अवस्था है ये, याद रखना आप लोग, जब बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा। इसी को हम शाला पूर्व की अवस्था भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। पश्च बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है ना, बचपन अवस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, सबके सब बारे में बात करेंगे हम। आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था हो जाता है। भाई 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच में बच्चा बहुत जल्दी से सीखता है ना भाषा को। 2 वर्ष तक के बच्चे को तो बोलना ही नहीं आता। अब जब बच्चा 2 वर्ष से ऊपर हो जाएगा, यानी लगभग 3 वर्ष का होगा, तो 3 वर्ष से पीछे जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा, बोलना ज़्यादा तीव्र गति से सीखेगा, उसके शब्दकोश में ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है ना। तो भाषा विकास पूर्व बाल्यावस्था में हो जाता है। किसे शाला जाने की अवस्था कहते हैं? भाई शाला जाने की अवस्था किसे कहेंगे? पश्च बाल्यावस्था को कहेंगे। यानी बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है तो विद्यालय में उसकी एंट्री हो जाती है,
ठीक है ना। तो पश्य बाल्यावस्था हो जाती है स्टार्ट 6 वर्ष से। और विद्यालय पूर्व की अवस्था तो पूर्व बाल्यावस्था। कथन याद हो गया, अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता आती है। कब आती है? जब बच्चे का चिंतन विकास हो जाता है। चिंतन चालू कब हो जाता है बताओ? सोचने का मतलब होता है चिंतन। तो चिंतन की अवस्था है पश्य बाल्यावस्था। 6 वर्ष के बाद बच्चा सोचने लग जाता है अपने बच्चों के अपने दोस्तों के बारे में कि मेरा दोस्त के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मैं विद्यालय में जाकर के क्या क्या पढ़ूंगा। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी? पश्य बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, कार्य कारण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विकसित हो जाती है, वो पश्य बाल्यावस्था में ही होती है भाई। समझ में आ गया। विद्यालय जाने के बाद में बच्चे का बहुत तरीके से विकास जो होता है वो प्रस्फुटित होने लगता है। और इस परिभाषा को देने वाली जो महिला थी वो उसका नाम था मारिया मॉन्टेसरी। तो मारिया मॉन्टेसरी का काफ़ी योगदान रहा था साइकोलॉजी के अंदर। बाल विकास में कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो याद रखना किशोर अवस्था मानी जाती है, क्योंकि किशोर अवस्था जो है हमारा एक आदर्श काल भी होता है, एक अन्याय की अवस्था भी कह सकते हैं। बच्चा इसमें आदर्श पूजा करने लगता है, किसी न किसी का फैन हो जाता है, समझो आप लोग, किसी को अपना आदर्श मान लेता है, ठीक है। तो वो एक अवस्था होती है किशोर अवस्था। और इसमें ज़्यादातर बच्चों को समस्या ही आती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि समस्या ज़्यादा आती हैं। इसको तूफान और झंझावतों की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? स्टेनली हॉल थे। तो स्टेनली हॉल जो है कि वो किशोर अवस्था के जनक ही माने जा रहे हैं। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बच्चे को जो बनना होता है वो 5 वर्ष की अवधि में तय हो जाता है। इस विचारधारा को मानने वाले कौन थे? सिगमंड फ्राइड। कौन थे? सिगमंड फ्राइड। बंदे ऐसे थे, सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम था, याद रखना। और उन्होंने बताया था कि बच्चा जो कुछ भी बनना होता है वो 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। इसका मतलब एक कथन यहाँ पर सिद्ध होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं, पालने में ही दिख जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो कहावत है वो 100% फिट होती नज़र आ रही है मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है 5 वर्ष में बन जाता है। ये कथन था सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अच्छा सिद्धांत भी दिया था। सिगमंड फ्राइड ने अपनी जो अवस्था थी बाल्यावस्था उसके बारे में 5 अवधारणाएं दी थी और वो मैं आपको किसी दिन साइकोलॉजी में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, बाल विकास की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाल विकास की जो डेफिनेशन की यहाँ पे बात की गई है, हालांकि बाल विकास के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत भी दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा आप लोगों को याद कराऊंगा वो है श्रीमती हरलॉक की। श्रीमती हरलॉक ने कहा था कि बाल विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो एक व्यवस्थित और समानुगत प्रगतिशील क्रम है। यानी कि बच्चे का विकास बड़ा होगा तब तक ही नहीं होगा, विकास तो एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास कैसी है? सतत प्रक्रिया होती है। इस परिभाषा का मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगली बात करते हैं हम, प्रगतिशील का मतलब क्या हुआ भाई? बाल विकास की अवधारणा में जो प्रगतिशील यहाँ पर हरलॉक ने शब्द दिया है उसका मतलब आप लोग समझेंगे। इसका मतलब होता है कि विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा कैसी होती है? अग्रोन्मुखी होती है। यानी विकास की जो परिवर्तन होते हैं धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए लगातार चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ये लगातार कभी विकास रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ बच्चा सीखता रहता है। अगला है कि भाई अगला जो पॉइंट है वो क्रमबद्धता। क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ? ठीक है ना। क्रमबद्ध का मतलब देखो, विकास को स्पष्ट करने के लिए 3 पद महत्वपूर्ण माने गए थे। पहला था प्रगतिशील होता है, क्रमबद्ध होता है और सुसंबद्ध होता है। विकास की 3 विशेषताएं, विकास प्रगतिशील होता है, क्रमबद्ध भी होता है और सुसंबद्ध भी होता है। इनमें से प्रगतिशील का अर्थ हमने पता लगा लिया कि परिवर्तनों की दिशा कैसी होती है? अग्रोन्मुखी होती है। जबकि क्रमबद्ध का मतलब समझिए आप लोग कि विकास की क्रिया कैसी होती है? क्रमवार होती है। कोई भी विशेष परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के बाद ही घटित होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें भाई, क्रमबद्धता कैसे आएगी? विकास के क्रम में बच्चा पहले पेट के बल खिसकता है कि नहीं? बिल्कुल। उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके बाद मतलब पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। ऐसा तो नहीं होता कि वो डायरेक्ट बच्चा चलना ही सीख जाए सीधा अपने पैरों पर खड़ा होकर के। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस तरह इन क्रियाओं का क्रम क्या होता है? एक निश्चित होता है और यही शब्द क्या है? क्रमबद्धता कहलाती है। समझ में आ गया। इसलिए विकास क्रमबद्ध होता है, प्रगतिशील भी होता है और सुसंबद्ध होता है। सुसंबद्ध का अर्थ भी आप लोग समझ लीजिए एक बार। इन तीनों में से कोई ना कोई एक की अवधारणा जरूर आती है।
विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों में सुसंबद्धता, इसका मतलब एक क्रम के पश्चात में दूसरा क्रम आएगा तो उसका संबंध पहले वाले क्रम से 100% होगा। समझ में आया? यानी कि बच्चा जब बैठना सीखेगा तो उसके बाद खड़ा होना सीखेगा। इसका मतलब जब तक बैठना नहीं सीखेगा तब तक वो खड़ा होना भी नहीं सीख सकता। यही क्या है? संबद्धता कहलाती है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यही सुसंबद्ध होता है। समझ में आ रहा है ना कुछ? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भाई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास में बच्चों की क्या भूमिका होती है। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन को बदल के कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या क्या है। चलिए तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास में बच्चों की अपनी एक अहम भूमिका होती है ज्ञानात्मक क्षमताएं। जब तक बच्चे का ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ज्ञानात्मक क्षमता नहीं बढ़ेगी, उसका मानसिक विकास, भावनात्मक विकास नहीं हो सकता। जैसे कल्पना, तर्क, विचार शक्ति इत्यादि बच्चे को सीखने में मदद करते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा तर्क करता है ना, बिल्कुल विचारशील होता है ना, मन ही मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और सोचता है तो अपने बड़ों से क्या करता है? प्रश्न पूछने लग जाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होने लगता है, ठीक है ना, और अपने इच्छा के अनुसार उनके विकास को प्रभावित करने लगता है। क्या? संज्ञान। समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं। देखो, हमारा लेब वाइगोत्स्की का सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। तो इस विकास के सिद्धांत में किन पक्षों की बात की गई है? चलिए आपको मैं बता दूं, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे नवीनतम विचारधारा थी। कौन सी? ये सबसे नवीनतम लेटेस्ट क्या था? सिद्धांत था जो लेब वाइगोत्स्की ने दिया था। तो जो विकास के 3 पक्षों की बात करता है, विकास के 3 पक्ष कौन कौन से भाई? जल्दी से हम बताएंगे आपको, बताओ कौन से? प्रगतिशील, क्रमबद्धता और सुसंबद्ध। सीखना एक सामाजिक प्रतिक्रिया है। सीखना क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सीखना सार्थक और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में हिस्सेदारी से होता है और समय के साथ सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। तो ये इस विकास के सिद्धांत के पक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक शिशु जो होता है मूलतः क्या है? एक जैविक के प्राणी है, लेकिन किस प्रकार से वो सांस्कृतिक प्राणी बन जाता है? भाई जन्म होना, बच्चे का जन्म होना एक जैविक प्रक्रम है, लेकिन फिर वो सामाजिक प्राणी कैसे बन गया? क्योंकि वो समाज में रहता है इसलिए। तो ये बात जहाँ पर भी फिट की जाएगी वहाँ पर ये लेब वाइगोत्स्की के अनुसार हो रही है। तो देखिएगा कैसे है। शिशु एक मूलभूत रूप से जैविक के प्राणी है, लेकिन फिर भी वो सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होकर के नई परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के नियमों के अकॉर्डिंग पालन करेंगे ना, समाज के नियमों का, वही। और निश्चित रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे की आयु के साथ साथ उसकी मानसिक शक्ति, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं विकसित होने लगती है, जो कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। संज्ञानात्मक योग्यता में वृद्धि होने के कारण बच्चों के व्यवहार में समय के साथ परिवर्तन आने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा हर प्रकार के डेवलपमेंट उसमें होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बता दूं, बीज अवस्था कितनी अवधि की होती है? बताओ जल्दी से। बीज अवस्था भैया 14 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 14 दिन कह लो, चाहे 2 सप्ताह कह लो। कितने सप्ताह? 2 सप्ताह की कह लो। देखो, बीज अवस्था कहते किसको है? जैसे आज के टाइम में माँ बाप ने निषेचन की प्रक्रिया की तो उसको बोलते हैं गर्भ स्थापन। गर्भ स्थापन से लेकर के 14 दिन तक की जो माँ के पेट में प्रक्रिया चलेगी शुक्राणु अंडाणु के बीच में, उसको बोलते हैं बीज अवस्था। यानी 14 दिन तक जो माँ के पेट में शुक्राणु होगा वो इधर से उधर घूमता है, और 14 दिन के पश्चात में वो किस में चिपक जाता है? अंडाशय की या गर्भाशय की दीवारों में चिपक जाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं गर्भाधान। गर्भाधान से लेकर के 14 दिन की जो अवधि होती है वो कहलाती है बीज अवस्था। समझ में आया? शुक्राणु का स्थापन होना 14 दिन के पश्चात वो कहलाएगी बीज अवस्था। समझ में आया ना? अब देखो, वय संधि काल से क्या तात्पर्य भाई? वय संधि काल किसको कहते हैं? वय संधि काल होता है बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है वय संधि काल। ये कब से कब तक होता है? ये 12 वर्ष से, इसको राइट अगर टाइम देखा जाए तो इसका होता है 14 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बीच में। कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच में। तो ये दोनों ही राइट हैं। कुछ भी अगर आपको देखना मिले तो ये किसी किसी में जल्दी से पनप जाती है ये अवस्था, किसी में लेट होती है। तो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच का जो काल होता है वो वय संधि काल कहलाता है। और वय संधि काल
बाल्यावस्था और किशोर अवस्था को मिलाने का काम करता है, एक सेतु की तरह, एक पुल का काम करता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टीन एज अवस्था यानी टीन एज किसको कहते हैं भाई? टीन का मतलब होता है किशोर, टीन एज का मतलब क्या होता है? किशोर। क्या होता है? किशोर। तभी तो बोलते हैं टीनेजर, किशोर या किशोरिया। ये अवधि कितनी होती है? 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बीच में आएगी। 13 से लेकर के 19 वर्ष के बीच में आएगी, उसको क्या कहेंगे? टीनेज अवस्था कहेंगे। अब देखो, बाल विकास की मुख्य अवस्थाओं का वर्गीकरण देख लो आप लोग पूरा, ठीक है ना। गर्भकालीन अवस्था से लेकर के और कहाँ तक चलेगी? किशोर अवस्था तक चलेगी। आ गया समझ में? सबसे पहले गर्भकालीन अवस्था, उसके बाद शैशव अवस्था, ठीक है ना, उसके बाद बचपन अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मध्यावस्था और उसके बाद किशोर अवस्था। तो इसका क्रम थोड़ा गलत हो गया। प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था के बाद आती किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद में क्या आएगी भाई? बताओ जल्दी से। प्रौढ़ावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था के बाद आएगी हमारी मध्यावस्था, और मध्यावस्था के बाद में वृद्धावस्था। इस तरीके से क्रम चलता रहता है, और ये अवस्था है, इनका कोई निश्चित क्रम भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? ये बताओ जल्दी से। पारिस्थितिकी कहते हैं भैया वह भौतिक वातावरण या पर्यावरण जिसमें व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। इकोसिस्टम, क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक तथा परवर्ती अनुभवों को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। प्रारंभिक अनुभव जो होता है एक पगडंडी की तरह काम करता है, और परवर्ती अनुभव जो होता है एक नदी की तरह काम करता है। समझ में आएगा? ये लिख लेना आप लोग। देखो भाई, अगला क्वेश्चन विकास की बात करेंगे। यहाँ पर विकास के कुछ दो निश्चित क्रमों की बात करेंगे। बच्चों के शारीरिक विकास की क्रियाओं के विकास के क्रम में किन निश्चित क्रमों का पालन होता है? तो आपको दो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। विकास जो होता है वो कैसा होता है? मस्तकोन्मुखी होता है। बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि सेफेलोकोडल। क्या होता है? सेफेलोकोडल भी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। मस्तकोन्मुखी यानी मस्तिष्क से लेकर के पैर की ओर। और दूसरा होता है दूर, निकट से दूर, निकट से दूर यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। यानी बच्चे का पहले किसका निर्माण होता है? केंद्र का निर्माण होता है, उसके बाद विकास जो होता है अपनी भुजाओं की तरफ बढ़ने लगता है, उसको बोलते हैं निकट से दूर का क्रम। तो ये दो क्रम, ये दो विशेषताएं, ये दो विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास की परिभाषा क्या भाई? देखो, बाल विकास से क्या अभिप्राय है? परिभाषा हमने हरलॉक के ऊपर पढ़ ली हालांकि, लेकिन आगे अब आप इसको विस्तार से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर में, तो आपको थोड़ा सा और बड़ा डेफिनेशन लिखना है। विकास का अर्थ और उसकी परिभाषा। विकास से अभिप्राय बढ़ना नहीं होता। जैसे भाई किसी की लंबाई बढ़ रही है ना, तो उसका मतलब विकास नहीं है, वो एक अभिवृद्धि है। क्या है? अभिवृद्धि। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके मानसिक विकास में क्या बदलाव आ रहा है, उसके भावनात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में क्या बदलाव आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है, प्रत्येक क्षण विकास हो रहा है। हरलॉक के अनुसार, ये आपको मैंने परिभाषा बताई कि विकास जो है बड़े होने तक सीमित नहीं होता। वस्तुतः यह तो व्यवस्थित और समानुगत प्रगतिशील क्रम होता है, और जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। विकास चिंतन का मूल होता है, एक बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मानसिक, शारीरिक के साथ साथ भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास भी शामिल है। और इसमें केवल शरीर के अंगों का विकास ही नहीं, अपितु सामाजिक सांवेगिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल किया गया है। इसी के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं का विकास को भी गिना जा रहा है। और हेनरी सीसल विल्ड ने भी विकास की इस परिभाषा को परिभाषित किया। कैसे? सुनिएगा आप लोग। उन्होंने बताया कि विकास के कारण और उसकी प्रक्रिया किसी न किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया होती है। उसके बाद मानव मस्तिष्क में सभ्यता की अवस्था उसको बताया था। तो ये उन्होंने तथ्य बताए थे। जेम्स ड्रेबर ने भी यहाँ पर परिभाषा दी थी विकास की। विकास वह दशा हो जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यापक होती है, और यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलती है। बात की है जेम्स ड्रेबर ने, भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है और प्रगति का मानदंड है, और इसका आरंभ शून्य से होता है। बच्चे का जन्म बीजावस्था से हो जाता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, विकास की अवधारणा को अपने शब्दों में किस तरीके से अभिव्यक्त करेंगे? तो मैंने अब तक विकास की परिभाषा अवधारणा के बारे में वैसे तो मनोविज्ञान के आधार पर बात की थी, लेकिन अब हम बात करें इसकी अवधारणा को अपने शब्दों में कैसे लिखना है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक के लिए बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी भाई? सुनिएगा आप लोग।
सबसे पहला पॉइंट है सामग्री का चयन तथा व्यवस्था। अध्यापक को कार्य छात्र को नवीन ज्ञान और कौशल का प्रशिक्षण देना है। प्रत्येक स्तर पर ज्ञान को प्रदान करने के लिए अनेक विधियों को अपनाना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण सामग्री के उचित चयन और उसकी व्यवस्था को ज्ञान कराता है। सीखने की क्रिया का मार्गदर्शन भी करता है। वो बच्चा जब सीख लेता है, अधिगम कर लेता है, उसका मूल्यांकन भी करता है। समझ में आया? इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक विकास की क्या योग्यता है या क्या महत्व है, या फिर कहेंगे कि शारीरिक विकास से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, इसी को हम परिभाषित करते हैं। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास आयु के अनुसार शारीरिक स्थिति, आकार और शारीरिक अनुपात जैसे हड्डियों, मांसपेशियों, दंत, तंत्रिका तंत्र, शरीर गठन में होने वाला एक अंतर या विकास होता है, वो कहलाता है शारीरिक विकास। बच्चों में शारीरिक विकास सदैव समान गति से नहीं होता, क्योंकि आप लोग जानते हो शैशवावस्था में तीव्र होता है, फिर बचपन बाल्यावस्था में कम हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में तीव्र होता है। इसका मतलब विकास कैसा होता है? लयात्मक होता है। विकास कैसा होगा? लयात्मक होता है। ये विकास का एक गुण है। यह कभी तेज कभी मंद हो जाता है। बच्चे के सारे विकास का उसके व्यवहार पर गुणात्मक व मात्रात्मक प्रभाव पड़ता है। सारे विकास न केवल बच्चों का दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बच्चे के सारे विकास के आधार पर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है। ये हो गई शारीरिक विकास की। उसके बाद है सामाजिक विकास। से क्या मतलब है? सामाजिक विकास को समझ लो। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के पश्चात शिशु का शारीरिक मानसिक विकास उत्तरोत्तर होने लगता है, धीरे धीरे होने लगता है। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, साथियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव से उसका सामाजिकरण होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होता है। यह विकास स्थायी होकर के समय और परिस्थितियों के अनुरूप धीरे धीरे बदलता रहता है। इस प्रकार सामाजिक विकास का अभिप्राय है कि समाज में प्राप्त किए जाने वाले अनुभवों के अनुरूप बच्चे में होने वाला विकास क्या कहलाएगा? सामाजिक विकास कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास पर जनसंचार के साधनों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो आप लिख ही लोगे, ठीक है ना। ये तो आप लोग वर्तमान दृष्टि में देख ही रहे हो कि भाई आजकल मोबाइल, टीवी, ठीक है ना, सोशल मीडिया, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सुनिएगा, वर्तमान में जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, पत्र पत्रिका आदि का जो प्रभाव है विकास के सभी पहलुओं में देखा जा सकता है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या वो माध्यम सभी बच्चों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? क्या इन सभी का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? क्या बताओ? नहीं। अगर देखा जाए तो जनसंचार के माध्यमों का बच्चे के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों तरीके से दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया का दोनों तरीके से प्रभाव दिखाई दे रहा है आजकल, ठीक है ना। इसलिए जैसे मनोरंजक कार्यक्रम, सूचना आदि आधारित जैसे ज्ञान प्रसारण करने चाहिए, सामाजिक अच्छाइयों और बुराइयों के आधारित कार्यक्रम, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि तरीके से इनको प्रस्तुत करना चाहिए पॉजिटिव बनाने के लिए। जहाँ एक और इन कार्यक्रमों से बच्चे अपने और आसपास की चीज़ों के प्रति समझ बढ़ सकती है। वहीं पर अगर दूसरी सब कभी कभी ये कार्यक्रम संकीर्णता की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि बच्चों के विकास में जनसंचार के माध्यम का प्रयोग न्यायसंगत रूप से करना चाहिए। उनको नेगेटिव चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, ना ही सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव चीज़ का प्रसारण करना चाहिए, ताकि बच्चों के विकास पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता और परिवेश के प्रभाव को समझाइए। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और परिवेश, जो पर्यावरण है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता जो है हमारा एक जैविक प्रक्रम होता है। जैविक प्रक्रम की अगर बात की जाए तो आनुवंशिकता बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। कैसे करती है? कि प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात गुणों को लेकर के पैदा होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि आनुवंशिकता हमें क्षमताएं देती है। इसी में बच्चे के रंग, रूप, आकार, बुद्धि, वृद्धि सब शामिल होते हैं ना। बच्चों में जन्म से कुछ क्षमता होती है और उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है। यह अतः आनुवंशिकता व्यक्ति में माता पिता से प्राप्त विशेषताओं की उसके व्यक्तित्व और व्यवहार में भूमिका या योगदान निभाती है। यानी बच्चे से प्राप्त वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, माता पिता से प्राप्त वे गुण बच्चे के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। और पर्यावरणीय कारकों में आता है परिवेश, यानी पर्यावरण कारक मतलब बालक में लालन पालन के तरीके जो होते हैं, प्रेम पूर्व रिश्ते होते हैं, देखभाल होती है परिवार की, ये सब कारक किसके हैं? पर्यावरण के। ये भी तो बच्चे को प्रभावित करते हैं ना। ये आप लोगों को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास को परिपक्वता कैसे प्रभावित करती है। यानी परिपक्वता और सीखने का अंतर संबंधित है, आप लोग बताइए। तो ये अर्नल्ड गैसोल के अनुसार बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? अर्नोल्ड गैसल के अनुसार ये बात करेंगे कि परिपक्वता बच्चे को कैसे प्रभावित करती है। ये इसमें नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दो, साइकोलॉजी में ये परिपक्वता का जो सिद्धांत दिया था ना, यह अर्नोल्ड गैसोल ने ही दिया था मुख्य रूप से। सामान्यतः परिपक्वता से आशा है कि किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना क्या कहलाता है? परिपक्वता। जैसे शरीर की मांसपेशियों का परिपक्व होना, बच्चे को लिखना सिखाना, तो इसके लिए उसके हाथ की उंगलियों का परिपक्व होना जरूरी है। सलाह बैठना, बच्चे के दांत आना आदि जो क्रिया है परिपक्वता के फलस्वरूप घटित होने लगती है। इन सब कामों के लिए किसी न किसी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे को सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाया जाता, बच्चा देख के अपने आप सीख लेगा। परिपक्वता का संबंध आयु से। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, बच्चे के अंग नए नए व कठिन कामों के लिए तैयार होते जाते हैं। परिपक्वता का संबंध सीखने से भी है। क्यों है? कि भाई किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यवहार रुचियों में परिवर्तन परिपक्वता और सीखना दोनों के कारण होता है। दोनों साथ साथ होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता सीखने के प्रति अंतर संबंध होती है। यानी बच्चा बड़ा होगा तभी तो सीख पाएगा ना। आप 2 साल के बच्चे को क्या इंग्लिश पढ़ाना सिखा दोगे? नहीं, नहीं ना। जब तक उसका भाषा विकास नहीं होगा आप लोग नहीं सिखा सकते। समझ में आया ना? विकास की विभिन्न अवस्था में सहसंबंध होता है। समझाइए, इस सिद्धांत को स्पष्ट करना भाई। बताइए कैसा होगा, आप लोग लिख सकते हो इसको। सहस अवस्था की प्रमुख विशेषता बताओ जल्दी से। सहस अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष के बीच में। तो इसकी विशेषता क्या है? भाई विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है सहस अवस्था में। बड़ों पर निर्भर होता है इस अवस्था में बच्चा। गतिविधियों के प्रारंभ होने की अवस्था भी इसको कहते हैं। इस अवस्था में स्वयं एवं परिवार के सदस्यों को पहचानने की क्षमता और परिचित माहौल में ही आत्मविश्वास के साथ घूमता है सहस अवस्था में बच्चा। 2 वर्ष की आयु में सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रेम, क्रोध और घृणा। देखो मैं आपको बता दूं, बार्टसन ने इन 3 प्रेम, क्रोध और घृणा इन 3 मूल संवेगों की बात की थी। तो ये बच्चे में 2 वर्ष की अवधि तक प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 वर्ष के पश्चात मूल रूप से ये हमारे मूल संवेग हैं। वैसे तो सिगमंड फ्राइड ने 14 मूल प्रवृत्तियों और 14 संवेगों के बारे में बताया था। सिगमंड फ्राइड ने मूलभूत प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनकी, लेकिन 3 मुख्य रूप से बताए थे वाटसन ने, क्रोध, प्रेम और घृणा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि 2 वर्ष की अवधि तक बच्चे में कोई भी क्या नहीं होता, संवेग का विकास नहीं होता। जब बच्चा 2 वर्ष के पश्चात ही इन 3 मूल रूप संवेगों का क्या करता है, विकास होने लगता है, ठीक है ना। अब देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था की कुछ 6 विशेषता। देखिएगा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन कौन सी है, सुनिएगा। पूर्व बाल्यावस्था का समय है 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बीच में, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं शाला पूर्व की अवस्था। शाला पूर्व की अवस्था होती है भाई कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व बाल्यावस्था और पश्चिम बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष के बीच में। तो 2 से 6 वर्ष के बीच में है तो बच्चे की शाला पूर्व अवस्था कहलाएगी। इसमें बच्चा विभिन्न प्रकार के गामक कौशलों को करने लगता है, जैसे गिलास में पानी डालता है, पेंसिल से चित्र बनाता है, अपने कई कार्यों को स्वतंत्र रूप से करना चाहता है, जबकि वे इन कार्यों को अकेले करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते, फिर भी अकेला करने की जिद करता है। भाषा का विकास तीव्र गति से होता है और अपने आसपास के लोगों को या चीज़ों को जानने की कोशिश करता है और खूब सारे प्रश्न भी पूछता है। तो इस तरीके से उसके बाद पश्चिम बाल्यावस्था है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के बीच में आती है। इसको साले जाने की अवस्था कहते हैं। बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, विद्यालय चला जाता है, जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना सीख लेता है, अच्छा लगता है उसको, विचार की जो शक्ति होती है तीव्र गति से विकसित होती है। तो ये आप लोगों को इसकी विशेषता है जो आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद है हमारा किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की विशेषता देख लो। किशोर अवस्था जो होती है 12 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के बीच में होती है। किशोर अवस्था में विकास बहुत ज़्यादा, बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। एक यह अवस्था यौन आरंभ की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। वह संधि काल भी इसी के बीच में आता है। यह अवस्था बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था होती है। बच्चा जो होता है काल्पनिक और देवा स्वप्न की स्थिति में चला जाता है, तरह तरह के सपने देखने लगता है, ठीक है ना। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगता है, शारीरिक विकास होने लगता है। और उसमें जो हमारे लैंगिक गुणधर्म होते हैं, लैंगिक लक्षण होते हैं, वो भी बच्चे में पनपने लगते हैं, ठीक है ना। अमूर्त चिंतन करने लगते हैं और इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा न्याय पूजा करने लगता है। इसका मतलब किसी न किसी आदर्श का क्या हो जाता है, फैन हो जाता है बाल्यावस्था में। इसको तूफान और झंझावातों की अवस्था कहते हैं, सबसे मुसीबत की अवस्था कहते हैं किशोर अवस्था को, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इसी अवस्था में आती है। तो बताओ साथियों कैसा लगा आज का यूनिट। मैंने इसके निबंधात्मक प्रश्नों को नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने छोटे प्रश्न पढ़ लिए तो निबंधात्मक प्रश्न तो अपने आप याद हो जाएंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग अपनी क्लास से
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और प्रतिदिन आप लोग 5 बजे तैयार रहा करो फर्स्ट ईयर वाले। ठीक है भाई, धन्यवाद।